वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिकल सीए। आज हम एनसीईआरटी के अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से जो 2022 में जो वर्कबुक अपडेट की गई है उस हिसाब से जो हमारा ईएस का सिलेबस है उसमें 6th मॉड्यूल जो है एसेंशियल डिजिटल स्किल्स उसके इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत यूज़फुल प्रूव होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमारा डिवाइस सीपीयू में सिग्नल ले जा रहा है या सीपीयू से हमें सिग्नल दे रहा है। तो सबसे पहले देखें तो मॉनिटर जो है वो सीपीयू में से सिग्नल लेगा और हमको कुछ स्क्रीन दिखाएगा। मॉनिटर जो है उसका दूसरा नाम वीडीयू होता है। वीडीयू मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद में स्पीकर है, तो स्पीकर जो है वो हमको आउटपुट देगा वॉइस सिग्नल के तौर पे। प्रोजेक्टर भी हमें आउटपुट देगा, सीपीयू से सिग्नल लेगा और हमको आउटपुट देगा। प्रोजेक्टर जो है हमको विजुअल सिग्नल्स देगा। तो यहाँ पे माउस जो है वो सीपीयू में सिग्नल ले जाएगा, तो माउस जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा माउस। तो फ्रेंड्स, हम कुछ डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन मतलब स्टाइलस जो भी हम टच पेन यूज़ करते हैं डिजिटल स्क्रीन के लिए, और मोबाइल स्क्रीन के लिए भी टच पेन आती है। जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सब इनपुट डिवाइस है। हेडफोन, लेज़र प्रिंटर, प्रिंटर, स्क्रीन, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर्स, ये सब आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों के तौर पे यूज़ हम कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा है, पेन ड्राइव है, टच स्क्रीन है, सीडी डीवीडी, वेबकैम, फैक्स और मॉडेम, ये हम इनपुट और आउटपुट दोनों के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ याद रखिए कि माइक्रोफोन जो हम हेडसेट में यूज़ करते हैं ये इनपुट डिवाइस है, और स्पीकर या हेडफोन जो हम कान में लगाते हैं वो आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। कंप्यूटर की स्टार्टिंग की प्रक्रिया को डैश भी कहते हैं। तो कंप्यूटर की स्टार्टिंग की जो प्रोसेस है उसको हम बूटिंग कहते हैं, और अगर हम रीस्टार्ट की प्रोसीजर करते हैं तो उसे रीबूटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर सी। द डैश सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूज़र। डैश कंप्यूटर और उपभोक्ता के बीच का सेतु है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर और उपभोक्ता के बीच का सेतु है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर बी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड डैश। ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पेशल भाषा को डैश कहते हैं। तो ए बाइनरी लैंग्वेज, बी एक्सिस कोड, सी लिनक्स कोड या डी रीबूट कोड। तो फ्रेंड्स, हमारा कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब हमको पता है कि जो भी सिग्नल हम 0 1
0 1 के तौर पे जो लेते हैं उसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। 0 मतलब लो आउटपुट और 1 मतलब हाई आउटपुट। तो ये जो 0 1 सिग्नल के फॉर्म में जो काम करता है उसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में काम करती है। डैश इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल। एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम डैश है। तो लिनक्स विंडोज़ जो है वो हमारे नॉर्मल पीसी के लिए है, लेकिन जो भी एप्पल पीसी आते हैं उसमें मैक ओएस मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आंसर हो जाएगा आंसर सी, मैक ओएस। डैश इज़ एन यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट लीव लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब्स रिज्यूम्स। कौन सा ऐसा मैत्रीपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो हमको लीव लेटर बनाने में, जॉब का एप्लीकेशन लेटर बनाने में और रिज्यूम टाइप करने में हेल्प करता है? MS एक्सेल, नोटपैड, वर्डपैड या MS वर्ड? तो फ्रेंड्स, नोटपैड और वर्डपैड, मान लो कोई मीटिंग है, उसमें कुछ मीटिंग एजेंडा है, बाद में जो मीटिंग पॉइंट्स डिस्कस हुए होते हैं उसको लिखने के लिए हम नोटपैड वर्डपैड का यूज़ कर सकते हैं। MS वर्ड जो है वो वर्ड्स टाइप करने के लिए और कोई भी कंटेंट टाइप करने के लिए एक रिच सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड में हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसलिए MS वर्ड जो है ये सब बनाने के लिए यूज़ में आता है। MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो सैलरी स्लिप बनाने के लिए, रिज़ल्ट बनाने के लिए या फिर कुछ बिल्स बनाने के लिए हम MS एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर डी, MS वर्ड। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्सरी स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सा टर्सरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आता है, उसके बाद में टर्सरी स्टोरेज डिवाइस और ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं। तो रैम और रोम जो है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। जो भी स्टोरेज डिवाइस रिमूवेबल फॉर्म में होता है उसको हम रिमूवेबल मीडिया के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम टर्सरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क जो हो गया उसको हम रिमूवेबल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। USB ड्राइव ये रिमूवेबल ही है, मेमोरी कार्ड भी हम रिमूवेबल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रैम जो है वो हम रिमूवेबल तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जो है टर्सरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? तो सी आंसर जो है रैम, वो आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जान ले कि रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है आपकी कंप्यूटर की प्रोसेस कितनी स्पीड में हो रही है वो तय करती है, और रोम जो है वो प्राइमरी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए जो भी स्टोरेज यूज़ होता है उसको हम रोम कहते हैं। जैसे कि हम एक फ़ोन की बात कर लेते हैं, अगर आपका फ़ोन है 64 GB स्टोरेज, मान लीजिए 4 GB 64 GB, तो यहाँ पे 4 GB जो है वो आपका रैम हो गया है और 64 GB जो है वो आपका स्टोरेज है।
अभी ये स्टोरेज जो 64 GB है उसमें से आपको कुछ यूज़ करने के लिए मान लीजिए कि 54 GB या 52 GB ही आपको यूज़ करने के लिए अवेलेबल है। तो बाकी का 12 GB जो है वो कहाँ गया? तो ये जो 12 GB है वो आपका फ़ोन रोम के तौर पे यूज़ करता है, इसीलिए ये 12 GB जो है वो आपको यूज़ करने के लिए नहीं मिलते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी ये हो गया। अभी रैम जो है उसके कुछ टाइप्स है। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, डी रैम, उसके बाद में एस डी रैम, उसका फुल फॉर्म होता है सीक्वेंशियल डायनेमिक रैम। उसके बाद डी डी आर रैम, डबल डेटा रैम, उसके बाद डी डी आर टू रैम, डबल डेटा रे टू रैम, रैम बस डी रैम, आर डी रैम। तो ये सब रैम के टाइप्स है। उसके बाद में रोम के टाइप्स है। प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईप रोम, ई पी आर ओ एम। बाद में इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ई ई पी रोम। तो ये सब रोम के टाइप्स हैं। तो इसके फुल फॉर्म भी आपको आ सकते हैं, तो आप ये चीज़ याद रखिए। आप ये भी याद रखिए सी डी डी वी डी भी हम स्टोरेज डिवाइस के तौर पे यूज़ करते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो है वो 1.44 MB की आती है। उसके बाद में सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में हम 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद में डीवीडी जो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, उसमें हम 4.7 GB जितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी आप याद रखिए। ये आप याद रखिए। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस रैम और रोम हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो जाएगी। टर्सरी स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक टैप्स, ऑप्टिकल टैप्स, ऑप्टिकल डिस्क और रोबोटिक एक्सचेंज मेमोरी और ज्यूक बॉक्सेस जो है वो आपके टर्सरी स्टोरेज डिवाइस हो जाएंगे। ये भी आप देख के समझ सकते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज जो है उसमें रैम और रोम आएगा। सेकेंडरी स्टोरेज जो है उसमें फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क ये सब आ जाएगा। टर्सरी स्टोरेज जो है उसमें मैग्नेट, ऑप्टिकल डिस्क और ज्यूक बॉक्स। ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस जैसे भी के फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस जो है वो हम ले ले तो पेन ड्राइव, बाद में सी डी डी वी डी, ये सब जो है वो ऑफलाइन स्टोरेज में भी हम गिन सकते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन से देखा कि जो भी हम रिमूवेबल है वो टर्सरी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पे बेस सूटेड ऑप्शन था वो रैम था, वो टर्सरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। डैश इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल्स। MS वर्ड फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो फ्रेंड्स आप याद रखिए कि MS वर्ड जो है वो अपग्रेड होता चला गया है। सबसे पहले 98 से स्टार्ट हुआ था। याद रखिए कि 1998 से 2007 तक का जो MS वर्ड का वर्ज़न था उसमें जो एक्सटेंशन था वो .doc था, DOC। और उसके बाद के जो भी MS वर्ड के फाइल के एक्सटेंशन है वो .docs है, DOCX। तो यहाँ पे आंसर सी यहाँ पे आ जाएगा। और आप इसके साथ एक चीज़ और भी याद रखिए, वर्ड पैड का फाइल एक्सटेंशन है .rtf है। उसके बाद आपके एक्सेल का जो भी एक्सटेंशन है वो XLSX है। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो भी एक्सटेंशन है वो PPTX है। तो ये भी आप याद रखें। यहाँ पे RTF का फुल फॉर्म हो जाएगा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, TXT मतलब टेक्स्ट के लिए ये यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर सी डॉट डॉक्स। अरेंजिंग वर्ड्स और क्रिएटिंग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्ड ऑन MS वर्ड इज कॉल्ड एज डैश। तो MS वर्ड में शब्दों को योग्य क्रम में लगाने और अलग अलग स्टाइल करने को डैश कहते हैं। तो जो भी हम MS वर्ड में शब्दों को अलग अलग फॉन्ट में लिखते हैं, उसको बोल्ड करते हैं, उसको इटालिक करते हैं, उसमें अंडरलाइन करते हैं, उसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको लेफ़्ट अलाइन करते हैं, उसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आ जाएगा आंसर डी, फॉर्मेटिंग। विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कमांड ऑफ फॉर्मेटिंग टूल बार। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो भी हम MS वर्ड या MS एक्सेल का मेन स्क्रीन जब ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर जो है वो टाइटल बार होता है, उसके नीचे मेनू बार होता है, उसके नीचे हम देखें तो रिबन होता है, और रिबन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। उसके अंदर यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा फॉर्मेटिंग टूल बार का कमांड या टूल नहीं है। तो फॉन्ट जो है वो जो आपका ग्रुप है वो हम फॉर्मेटिंग ग्रुप कह सकते हैं, और उसमें कौन सा टूल बार नहीं होता है। तो ऑप्शन ए, बोल्ड तो फॉन्ट ग्रुप में होता है, इटालिक भी फॉन्ट ग्रुप में होता है, फॉन्ट कलर भी फॉन्ट ग्रुप में होता है, लेकिन कट ऑप्शन जो है वो क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो कट आ जाएगा, आंसर डी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको एक MS वर्ड की विंडो दी गई है। तो सबसे पहले जो भी है वो आपको लेफ़्ट साइड टॉप में जो दिख रहा है वो क्विक एक्सिस टूल बार है। उसके बाद में सबसे पहली जो लाइन है वो टाइटल बार कही जाती है। प्रोग्राम विंडो कंट्रोल में आपको मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज करने के लिए ऑप्शन दिए गए हुए हैं। उसके नीचे की जो लाइन है उसको मेनू बार या रिबन टैब कहते हैं। रिबन टैब में ये आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, ये सब आ जाएगा। रिबन जो है, रिबन के अंदर अलग अलग मेनू दिए हुए हैं, इसलिए उसको मेनू बार भी कहते हैं। और उसके नीचे जो है ये आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, ये सब दिया हुआ है। यहाँ से आप अलग अलग चीज़ ले सकते हैं। रिबन जो है वो टूल बार का पूरा बैंड और ये ग्रुप का पूरा बैंड दोनों को मिला के बनता है। उसके बाद में नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका ये जो विंडो है पूरा, ये हमारा डॉक्यूमेंट विंडो है। यहाँ पे हम लिखने का जब भी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग होता है। तो ये हम होम लोकेशन जो है वो टॉप लेफ़्ट होती है। उसके बाद में वर्टिकल स्क्रॉल बार है और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, और यहाँ पे कौन सा पेज ओपन हुआ होता है ये दिखाता है उसको। ये जो पूरा बार है उसको हम स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ से आप पेज के व्यू चेंज कर सकते हैं। अगर आपको एक पेज या दो पेज देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और अगर आपको ये जो विंडो है उसको बड़ा करना है तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डैश इज़ यूज टू इंसर्ट चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेजेस एंड पेज नंबर इनटू अ वर्ड फाइल। डैश का उपयोग चार्ट, ग्राफ, चित्र और पेज नंबर ऐड करने के लिए होता है। इसके कौन सी टैब का उपयोग करके हम ये सब चीज़ें, चार्ट ऐड करना, ग्राफ ऐड करना, इमेज ऐड करना या पेज नंबर ऐड करना कर सकते हैं? तो स्टैंडर्ड टैब, फॉर्मेटिंग टैब, रिव्यू पेन, ऐसी टैब हमने देखी नहीं है, लेकिन इंसर्ट टैब की मदद से हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट टैब। तो यहाँ पे एक इंसर्ट टैब जो है वो ओपन की हुई है, उसका जो पूरा रिबन, ग्रुप रिबन है वो दिखाया गया हुआ है। तो यहाँ पे पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन में आप पिक्चर, चार्ट,
क्लिप आर्ट अगर आपको ऐड करना हो तो कर सकते हो, लिंक्स अगर डालनी हो, हेडर फुटर में आप पेज नंबर डाल सकते हो। तो ये सब ग्रुप्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं, ये सब ग्रुप इंसर्ट टैब में आएंगे। तो फ्रेंड्स एक दो हम इम्पोर्टेंट टैब देख लेते हैं कि कौन सी टैब में कौन सा ग्रुप आता है। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, ये सब आ जाएगा। और एक इंसर्ट टैब है जो हमने देखी। इंसर्ट टैब में अगर आपको कुछ ऐड करना हो हमारे डॉक्यूमेंट में तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हो। टेबल ऐड करना हो तो सबसे पहले आपको दिखाएगा कि आपको कितने रो और कितने कॉलम का टेबल चाहिए, वो आप सिलेक्ट करके आप टेबल ऐड कर सकते हो। Dash is an electronic document in the form of grid and is used for calculation. डैश ग्रिड फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो कि कैलकुलेशंस के लिए उपयोग में आता है। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और ग्रिड के फॉर्म में होता है तो वो है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम है। तो उसमें नीचे आपको पता होगा कि सीट के नाम पे सीट नंबर 1, सीट नंबर 2 करके, सीट 1, सीट 2 करके आपको टैब्स दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, आंसर बी स्प्रेडशीट। तो आगे देखते हैं। डैश कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स। तो कौन एक या ज़्यादा वर्कशीट कंटेन करता है? तो ऊपर टाइटल में आता है वर्कबुक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्कबुक, आंसर इसका सही हो जाएगा। और एक वर्कबुक जो होती है उसमें पहले बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट आप दी हुई होती है, उसके बाद में आप चाहो उतने ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ऐसे MS एक्सेल का एक मेन स्क्रीन आपको दिख सकता है। तो सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार आ जाएगा। उसके बाद में ये जो फाइल नेम है ये आप फाइल में जाके सेव एज करके आप रीनेम कर सकते हो। तो ये जो सबसे पहला जो बार है उसको हम टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद में हमको ये सब टैब्स दिए हुए होते हैं। यहाँ पे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इसको हम मेनू बार कहते हैं। उसके बाद में हमको टूल बार दिया हुआ है, उसमें अलग अलग ग्रुप्स है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप। इसके बाद में जो भी आपका एक्टिव सेल होगा वो यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखाएगा। और ये जो है ये हमारा फॉर्मूला बार है। और साथ में एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए कि जब भी हमको कोई फार्मूला स्टार्ट करना हो तो वो हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। और ये जो फ्रेंड्स है ये आपकी ग्रिड है, ये ग्रिड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी हमने जो सेल सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो C कॉलम है और 4th रो है। तो कोई भी सेल का नाम अगर आप लिख रहे हो तो उसमें कॉलम का नाम पहले आएगा, बाद में रो का नंबर आएगा। तो यहाँ पे C4 जो है वो एक्टिव सेल हो जाएगा। और जैसे हमने बताया यहाँ पे 3 वर्कशीट दी हुई है और ये 3 वर्कशीट मिला के एक वर्कबुक बनता है। तो ये सब चीज़ आप याद रखिए। और एंड में जो भी हमारा बार है उसको हम स्टेटस बार कहते हैं। और बाकी के सब फंक्शन जो है ज़्यादातर MS वर्ड के जैसे ही होते हैं। लेकिन MS एक्सेल जो है उसका यूज़ हम बिल्स बनाने के लिए, सैलरी स्लिप गिनने के लिए, या फिर कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए MS एक्सेल से कर सकते हैं। रिज़ल्ट बनाने के लिए MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वर्कबुक आंसर आ जाएगा, आंसर A, डैश कंटेंस 1 और मोर वर्कशीट्स।
टू एंटर एनी फार्मूला इन एक्सेल विच सिंबल इज़ यूज्ड। एक्सेल में कोई भी फार्मूला एंटर करने के लिए खाली जगह का उपयोग होता है। आंसर ए ब्रैकेट, आंसर बी क्वेश्चन मार्क, आंसर सी हैज़ या आंसर डी इक्वल टू। तो कोई भी फॉर्मूला डालने के लिए हमने देखा कि फॉर्मूला बार में हम इक्वल टू से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में 14th क्वेश्चन है, इन एन एंड्रॉयड फोन्स एप्स कैन बी डाउनलोडेड थ्रू डैश। एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आपको ऐप्स डालनी है हो तो वो कहाँ से डाउनलोड की जाती है, तो ये आपको पता ही होगा कि हम गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्ले स्टोर, आंसर ए। डैश इज़ अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो फ्रेंड्स नेटवर्क जो है 3 तरह के आते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सब के ऊपर जो है वो इंटरनेट है, इंटरनेट से ये सब जुड़ सकते हैं। तो इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर सी, आंसर सी, आंसर सी इंटरनेट। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र। तो फ्रेंड अलग अलग तरह के इंटरनेट ब्राउज़र्स होते हैं, गूगल क्रोम होता है, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और एक चीज़ आप याद रखिए कि अभी विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर के बदले आपको माइक्रोसॉफ्ट एज दिया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज। और ओपेरा एक ब्राउज़र होता है, बाद में सी ब्राउज़र होता है। तो यहाँ पे कौन सा ब्राउज़र नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर डी, डेटा चैनल वो कोई ब्राउज़र नहीं है। ब्राउज़र मतलब जो भी आप साइट या कोई भी इंटरनेट पे पेज ओपन करना चाहते हो तो आप जो भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो उसको ब्राउज़र कहते हैं। Dash will scan through thousands of websites and web pages on the internet that collects and displays the most relevant information। ऐसा कंप्यूटर में क्या है जो हजारों वेबसाइट और वेब पेज स्कैन करेगा इंटरनेट पे और आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट और बताएगा। तो जो भी चीज़ हम वेब ब्राउज़र के अंदर जहाँ पे हम लिखते हैं कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सर्च इंजन। तो यहाँ पे आंसर ए सर्च इंजन आ जाएगा। यहाँ पे कुछ सर्च इंजन और ब्राउज़र के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उसके बाद में है सर्च इंजन में जो भी हम टाइप करते हैं कुछ ढूंढने के लिए उसे क्या कहते हैं। डैश आर द वर्ड्स दैट हेल्प अस टू फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ऑन द इंटरनेट। डैश वह शब्द है जो इंटरनेट पर हम जो ढूंढ रहे हैं उसे ढूंढने में उपयोगी होते हैं। तो उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं फ्रेंड्स। अगर मान लो आपको कुछ बैग ढूंढनी है, आपको चाहिए कॉलेज बैग, तो आपको वहाँ पे अच्छे से लिखना पड़ेगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी की चाहिए तो आपको वो कंपनी का नाम बाद में कॉलेज बैग ऐसे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो हर एक टाइप की बैग दिखा देगा। तो कीवर्ड्स जो है वो आप कोई चीज़ ढूंढने के लिए जो ब्राउज़र के अंदर सर्च इंजन के अंदर लिख रहे हो उसको कीवर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर बी कीवर्ड्स। Dash deletes the spyware programs installed on your computer and can prevent them from getting installed। आपके कंप्यूटर पर स्पाईवेयर को डिलीट करता है, वह उसे इंस्टॉल होने से रोकता है, उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखें तो वायरस और एंटीवायरस, वायरस को रोकने के लिए हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं,
ऐसे ही स्पाईवेयर को रोकने के लिए, स्पाईवेयर मतलब हमारा कंप्यूटर का स्पाइंग हो रहा है, कहीं से जासूसी हो रही है, उसको रोकने के लिए हम एंटी स्पाईवेयर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर ए, एंटी स्पाईवेयर। डैश इज़ द मेलिंग सर्विस रन बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जा रहा मेलिंग सर्विस है। तो ऑप्शन ए है जीमेल, जीमेल तो गूगल से चलता है। ऑप्शन बी है याहू, याहू से चलता है। हॉटमेल वो भी एक अलग से है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है, वो जो मेलिंग सर्विस है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चलाई जा रही है। तो यहाँ पे आंसर डी, आउटलुक। उसके बाद में डैश इज़ अ टाइप ऑफ फाइल सच एज फोटो डॉक्यूमेंट दैट यू कैन सेंड अलॉन्ग विथ योर ईमेल। खाली जगह एक फाइल का प्रकार है जो आप मेल के साथ भेज सकते हो। वायरस ये भेज सकते हैं, लेकिन वो फोटो डॉक्यूमेंट ये सब साथ में नहीं रखता। अटैचमेंट, बाद में कॉपी या रेसिपिएंट डेस्क। तो यहाँ पे आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा, आंसर बी अटैचमेंट। तो उसको हम अटैचमेंट कहते हैं, जो भी हम मेल के साथ डॉक्यूमेंट भेजते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, उसको हम अटैचमेंट कहते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अलाउज द रेसिपिएंट टू सी ऑल द कॉपीड ईमेल कॉन्टेक्ट्स। दिए हुए में से कौन सा ईमेल कॉपी कॉन्टेक्ट प्राप्तकर्ता को बताता है। तो यहाँ पे अगर हम किसी को मेल कर रहे हैं और वो मेल 10 लोगों को कर रहे हैं, अगर 10 लोगों को आपको बताना हो, सारे 10 लोगों को वो मेल गया है, तो आप ये जो मेल्स है वो आप सीसी मतलब कार्बन कॉपी करके भेज सकते हो। अगर आपको ये मेल किस किस को गया है वो बताना नहीं है, सबको इंडिविजुअल मेल भेजना है, तो आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज़ कर सकते हो, BCC। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखें कि आप अगर आप 10 लोगों को मेल भेज रहे हो और सबको आपको ये शो करना है कि आपने किस किस को मेल किया है, तो आप CC का यूज़ कर सकते हो, कार्बन कॉपी का। और अगर आपको वो 10 लोगों को नहीं बताना है कि आपने किस किस को मेल किया है, तो आप BCC में सबके मेल ID रख सकते हो। BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा CC। तो ऐसे हम जब भी मेल कंपोज करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 2 आ जाता है। तो यहाँ पे हम जो मेन इंसान है जिसको मेल हमको भेजना है वो रख सकते हैं। बाद में CC मतलब आपको कार्बन कॉपी, CC मतलब कार्बन कॉपी। आप जिसको मेल भेजा है उसको भी पता चलेगा और इसको भी पता चलेगा, दोनों को पता चलेगा कि इसको हमने मेल भेजा है। और BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे आप जितनों को रखेंगे उसको ये नहीं पता चलेगा कि आपने कितने लोगों को मेल भेजा है। उसके बाद में मेल जो होता है उसमें सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के अंदर जो भी मेल है वो किस टॉपिक पे किया गया है वो हम लिखते हैं। और ये जो मेल है, मेल का जो मेन बॉडी इसे कहते हैं, जहाँ पे हमारा मेन कंटेंट हम लिखते हैं। और बाद में क्लोजिंग लाइंस में हम थैंक्स एंड रिगार्ड्स ये सब लिखते हैं। बाद में यहाँ पे देखें तो अगर हमको फ़ॉन्ट चेंज करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और अटैचमेंट के लिए एक डॉक्यूमेंट क्लिप जैसा दिया गया हुआ सिंबल ये हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैश फोल्डर होल्ड्स ईमेल्स दैट मे नॉट बी यूज़फुल। तो कंप्यूटर तो मेलिंग सर्विस में हमको फोल्डर्स दिखाते हैं, जैसे ऑल मेल्स, इनबॉक्स, सेंट, आर्चीव्स, स्पैम।
तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फोल्डर है जो काम में नहीं आने वाले मेल होते हैं। तो जो हमारे प्रमोशनल मेल्स होते हैं, कोई चीज़ का आपको प्रमोशन करना हो, लॉन्च करना हो, और फिर बैंक मेल्स, लोन मेल्स, तो ये सब जो हो जाता है वो सब जो मेल्स जो बहुत सारे लोगों को किया गया हुआ होता है और जिसने स्पाम रिपोर्ट किया हुआ होता है, तो वो सब मेल जो है वो स्पाम में चले जाते हैं। तो ऐसा कौन सा फोल्डर है जिसमें जो काम में नहीं आने वाले हो ऐसे ईमेल होते हैं, तो वो स्पाम में होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जब भी हम मेल ओपन करते हैं तो ये हमारा मेन स्क्रीन होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी, सोशल, ये सब टैब्स हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सब फोल्डर है: इनबॉक्स, स्नूज, इम्पोर्टेंट मेल्स, सेंड मेल्स, ड्राफ्ट्स, स्पाम, ये सब आपके फोल्डर हो गए। तो और बाद में ये सब लेबल्स है, हम मेल को लेबल्स में अंदर डाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, स्पाम। 24 dash is an image that can be scanned instantly that translates the information into human readable form। ऐसा कौन सा इमेज है जो हम स्कैन करके उसमें दी गई डिटेल को पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जब भी किसी शॉप पे जाते हैं तो अगर हमारे पास कैश मनी नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि क्या आपके पास गूगल पे है, आपके पास पेटीएम है। तो क्यूआर कोड जो है वो हम मांग रहे होते हैं उसके पास, और वो हमको क्यूआर कोड देते हैं, उसमें स्कैन करके हम हमारी बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्यूआर कोड आ जाएगा। तो दो तरह के ज़्यादातर कोड्स हम यूज़ कर सकते हैं: लाइन बार कोड या क्यूआर कोड। तो लाइन बार कोड जो है वो 1 डायमेंशनल होता है, क्यूआर कोड जो है वो 2 डायमेंशनल होता है। बार कोड हम हॉरिजॉन्टली रीड कर सकते हैं, क्यूआर कोड जो है वो हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रीड कर सकते हैं। बार कोड में 12 डिजिट्स आते हैं, जबकि क्यूआर कोड में आप 4000 से भी ज़्यादा कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर ए, क्यूआर कोड। बार कोड जो है वो हम इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए, या मतलब कि अगर आपके शॉप में कितनी चीज़ें हैं उसको मैनेज करने के लिए, कितना सामान अवेलेबल है उसको मैनेज करने के लिए बार कोड यूज़ करते हैं। क्यूआर कोड का यूज़ हम ऐसे बैंकिंग के लिए या फिर हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन रखने के लिए हम क्यूआर कोड का यूज़ कर सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ जॉब सर्च वेबसाइट। तो हम एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं ज़्यादातर के जॉब सर्च वेबसाइट इंडीड है, naukri.com है, ये सब जॉब सर्च वेबसाइट है। तो यहाँ पे आंसर ए, naukri.com जो है वो आ जाएगा। भारत स्किल्स जो है वो एक एजुकेशनल वेबसाइट है। तो यहाँ पे naukri.com आंसर ए, ये जॉब सर्च वेबसाइट है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल होगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी हमको भारत स्किल पे जो पीडीएफ दी गई हुई है क्वेश्चन बैंक के लिए, उसमें आप आईटी लिटरेसी में सब क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं, सब क्वेश्चन रिफ़र कर सकते हैं। Okay friends, thank you. Please like, share and subscribe to motivate our efforts. Please press the bell icon to get updates of all our channel. Please press the bell icon to get update of our channel. Thanks for watching.